Hello students, नवांकुर विद्यापीठ डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 9 मृदा बाय राजन सूर्यवंशी सर। तो आज हम देखते हैं मृदा के बारे में। मृदा यानी कि मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। हम बात करते हैं मृदा जीवन से भरपूर है। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो देखते हैं क्रियाकलाप 9.1। विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। इसके लिए आप हैंड लेंस यानी कि आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को सारणी 9.1 में लिखिए। यहाँ पे हम आपको एक सारणी दिखा रहे हैं जिसमें मृदा का स्रोत, आपने मृदा कहाँ से प्राप्त की है, पादप, उस मृदा में कौन कौन से पेड़ पौधे उपस्थित थे जिनको आपने देखा, कौन कौन से जंतु उसमें थे जिनको आपने देखा, कोई अन्य प्रेक्षण, कोई अन्य वस्तुएं जो आप उसमें पाते हैं, उन सबको इस तालिका में लिखना है। तो मृदा का स्रोत जैसे बगीचे की मृदा है, सड़क के किनारे की मृदा, ऐसे स्थान की मृदा जहां निर्माण कार्य हो रहा हो, या अन्य स्थान की मृदा भी आप ले सकते हैं। और उन सब की विशेषताएं, पादप, जंतु, कोई अन्य प्रेक्षण, इन सबको इस तालिका में भर सकते हैं। क्या आपको पता है पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका यानी कि प्रोफाइल। मृदा किस प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो देखते हैं क्रियाकलाप 9.2। थोड़ी सी मृदा लीजिए। ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। चित्र में देखें। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाप यानी कि साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। दूसरा, क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों यानी कि चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति
उन सेलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो उसमें उगती हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, आपको 4 संस्तर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी यानी कि शीर्ष परत को देखते हैं, जिसके नीचे वाली परत या परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण या प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थितियां सामान्यतः गहरे रंग की होती हैं, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती हैं। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास या आश्रय प्रदान करती हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सन्हत यानी घनी होती है और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और बिदरों युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है, जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। अब हम बात करेंगे मृदा के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, सेलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप यानी कि साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक यानी कि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वह मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। मृदा के कणों के आमाप का उसके गुणों पर महत्वपूर्ण या बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुबातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है
अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका या चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म यानी बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत उनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे पहले शीर्ष मृदा दोमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप यानी कि साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। मृदा में जल अंतःस्रवण दर। बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर आमाप के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। आइए समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना लें। दलों के ABC नाम रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी देरी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करे। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। नंबर 1, यदि संभव हो तो एक आमाप की 3 छोटे टिन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लें। नंबर 2, यदि पीवीसी पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो उसमें 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उसका उपयोग करें। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसाकर रख दें। चित्र के अनुसार पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। याद रखिए कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा कीजिए। अंतःस्रवण दर ml प्रति मिनट बराबर जल की मात्रा ml में बटे अंतःस्रवण अवधि यानी कि मिनट में। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो
अंतःश्रवण दर 200 ml बटे 20 मिनट बराबर 10 ml प्रति मिनट। अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःश्रवण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्ष की तुलना अन्य दलों की मृदा के नमूनों की अंतःश्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूने को अंतःश्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। अब बात करते हैं मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरते हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप के द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। क्रियाकलाप 9.5। एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए। इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। चित्र के अनुसार देखिए। आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं? यदि हाँ, तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल का वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच में अंतर को नोट करें। अब बात करें मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.6। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए। फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लीजिए, लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा दीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाइए। फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिसकर कीप में नीचे गिरना आरंभ न कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणामों को नोटबुक में नोट कीजिए। मृदा का द्रव्यमान भार 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VmL। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U-VmL। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-V ग्राम। 1 ml जल का द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत U-V/50 गुणा 100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं? परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पहला, किस प्रकार की मृदा की अंतर्श्रवण दर सबसे अधिक है? दूसरा, किस प्रकार की मृदा की अंतर्श्रवण दर सबसे कम है? तीसरा, बूझों ने अपने पड़ोसी से सुना है कि वर्षा के 8-10 दिनों बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा? नंबर 4, किस समय या किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? नंबर 5, क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भौमजल तक पहुंच जाए? अब हम बात करेंगे मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु यानी जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक और मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृण्मय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका और जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई, दोमट अथवा दोमटी मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृण्मय मृदा में उगाई जाती हैं, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। मृदा अपरदन जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है और इससे यह पवन द्वारा प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कई वनस्पति नहीं होती। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोकना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। धन्यवाद।